welcome on my channel Har Ghar English. Today we will discuss the most important question, African and Caribbean literature. Tenets of African and Caribbean literature. This question come from African and Caribbean literature paper. Understood? यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स जो कि इस चैनल के थ्रू या इन वीडियोस के थ्रू अगर अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपने नोट्स बनाते हुए चलिए। आपको एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा आपका सपोर्ट करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इट इज़ अ वेरी यूज़फुल फॉर योर एग्ज़ामिनेशन। नेक्स्ट, बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखा करिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। जो बच्चे घर पे स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो इस वीडियो को देखें और इसके थ्रू अपनी प्रिपरेशन करें। हम जो आपके साथ जिस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं वो सभी क्वेश्चन किसी न किसी यूनिवर्सिटी में कभी ना कभी किसी ना किसी पेपर में ज़रूर पूछे गए हैं। ठीक है, इसका मतलब मीन्स कि आपके ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आप इनको कह सकते हैं, या कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि अपने आप में यूनिक क्वेश्चन है जो आपको दोबारा कहीं देखने को नहीं मिलेंगे और ना ही किसी चैनल के थ्रू आपको ये पढ़ने को मिलेंगे। तो बेहतर होगा कि आप इसी चैनल के थ्रू अपनी तैयारी करिए और ये क्वेश्चंस और इस तरह का एक्सप्लेनेशन आपको यूट्यूब पे कहीं पर भी किसी भी वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा। तो लिहाजा आप बने रहिए चैनल के साथ और वीडियो के साथ में बिना स्किप किए पूरी देखिए। अब यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है आपका, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द टेनेट्स ऑफ अफ्रीकन एंड कैरेबियन लिटरेचर। टेनेट्स का मतलब होता है सिद्धांत। अफ्रीकन एंड कैरेबियन लिटरेचर के सिद्धांत के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, बुक परचेज करना चाहते हैं अगर इस पेपर की तो ये आपके सामने बुक है, द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ अफ्रीकन एंड कैरेबियन लिटरेचर। अब बात आती है इसके आंसर की। आंसर को समझ लीजिए, आपके लिए इजी हो जाएगा। टेनेट्स ऑफ अफ्रीकन एंड कैरेबियन लिटरेचर। टेनेट्स मीन्स सिद्धांत अफ्रीकन कैरेबियन लिटरेचर के। अफ्रीकन एंड कैरेबियन लिटरेचर इज रिच, डाइवर्स एंड डीपली रूटेड इन द हिस्टोरिकल। अफ्रीकन कैरेबियन लिटरेचर अपने आप में बहुत ज़्यादा धनी है, विभिन्नता लिए हुए है और बहुत ही गहरी जड़ें उसकी हैं। किसमें है? इतिहास में। तो ऐतिहासिक रूप से अगर अफ्रीकी कैरेबियन लिटरेचर की बात करें तो वो सामाजिक है, सांस्कृतिक अनुभव से गहराई से जुड़ा है। एंड कल्चर एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल फ्रॉम दीज रीजन्स। दूसरे, अपनी सांस्कृतिक अनुभव से तो जुड़ा ही है, साथ में क्या है कि जो लोग हैं वो अपने क्षेत्र से भी बहुत गहराई से जुड़े हैं। तो आपको इस तरह का ये पूरा स्टेटमेंट याद करना होगा। अफ्रीकन कैरेबियन लिटरेचर इज रिच, डाइवर्स एंड डीपली रूटेड इन द हिस्टोरिकल, सोशल एंड कल्चरल एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल फ्रॉम दीज रीजन्स। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, सम ऑफ द की टेनेट्स इंक्लूड। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है, उसे आप देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉलोनियलिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म, मतलब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा अफ्रीकन कैरेबियन लिटरेचर पर। ए मेजर थीम इज द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल एंड द स्ट्रगल्स फॉर इंडिपेंडेंस। राइटर्स एक्सप्लोर हाउ कॉलोनाइजेशन अफेक्टेड आइडेंटिटी, कल्चर एंड गवर्नेंस। मीन्स जो उपनिवेश था या जो उपनिवेशवाद था वो बहुत ज़्यादा हावी था, क्योंकि ऐसे लोग जो अफ्रीकन लोग हैं उनको एक हाशिए पे रखा जाता था। उनकी जो स्टेटस था उनका मार्जिनल स्टेटस था, मतलब हाशिए पे लोग थे। उनको बहुत ज़्यादा जो है सिग्निफिकेंस किसी भी सोसाइटी में, चाहे उनका रोल हो, चाहे वो किसी भी अपॉर्चुनिटीज़ में उनका रोल हो, तो उनको कहीं भी एक अच्छा इम्पैक्ट डालने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती थी। तो अफ्रीकन कैरेबियन लिटरेचर की अगर हम बात करें तो उन्होंने जब वो लोग एजुकेटेड हुए, जाहिर सी बात है फिर वो भी नए जो जिस तरह की चीज़ें डेवलप हो रही थी उन सब के साथ में उन्होंने अपने को कनेक्ट किया, तब उन्हें फील हुआ कि उनको कितना ज़्यादा ऑप्रेस्ड किया जा रहा था, मतलब वो दबाया जा रहा था। तो वही उन्होंने अपनी लिटरेचर में भी उस फीलिंग को दिखाया है। तो कॉलोनियल अगर हम बात करें कॉलोनिज्म एंड पोस्ट कॉलोनिज्म की, तो ए मेजर थीम इज़ द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल। तो कॉलोनियल का जो रूल था उसकी मेजर थीम का इम्पैक्ट इनके ऊपर पड़ रहा था, लगातार ये प्रभावित हो रहे थे। एंड द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, और वहीं से फिर इन्होंने शुरुआत की अपनी आज़ादी की, क्योंकि मैंने कहा था ना कि इनको स्लेव्स की तरह बेचा और ख़रीदा जाता था। या आप समझिएगा जो अफ्रीकी या नीग्रो लोग होते थे, तो इन्होंने अपनी आज़ादी के लिए स्ट्रगल किया। फिर राइटर्स एक्सप्लोर, जो राइटर हुए उन्होंने फिर उस थीम को, जैसे कि कॉलोनाइजेशन अफेक्टेड आइडेंटिटी, कल्चर एंड गवर्नेंस,
तो कॉलोनियल जितने भी लोग थे यानी उपनिवेशवाद वाले जो लोग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया इनकी पहचान को, इनके कल्चर को और इनके ऊपर नियंत्रण को। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के अगर देखा जाए तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा ही ये प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए इनके लिटरेचर में भी हम इस तरह की इमेजेस को देखते हैं और इस तरह के जो इम्पैक्ट है वो सारी चीज़ें आप फील करेंगे जब आप इनके लिटरेचर को स्टडी करेंगे। नंबर 2, कल्चरल आइडेंटिटी। इनके सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो था कि वो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को बना के रखना चाहते थे। अफ्रीकन कैरेबियन जो पीपल थे, द लिटरेचर एम्फसाइज reclaiming indigenous culture, languages, and traditions that were suppressed or altered by colonial power। मतलब पूरा जो साहित्य था वो प्रभावित था पूरी तरीके से, जो कि उनके कल्चरल अगर हम देखें तो जो उनकी मूल संस्कृति की परंपराएं थी, उनकी भाषाएं थी, जो उनको विरासत में भी मिली थी, तो उनको दबा दिया जा रहा था। किसके द्वारा? कॉलोनियल पावर के द्वारा। कॉलोनियल पावर कौन थे? जो कि वाइट मैन लोग थे। तो वो हमेशा इनको दबा देते थे या फिर इनकी जो चीज़ें थी उनको बदल देते थे, जिससे इनकी कल्चरल आइडेंटिटी को बहुत ज़्यादा खतरा हो गया था। इसलिए इनको फिर ज़रूरी हो गया था अपने लिटरेचर के थ्रू सच्चाई को सामने लाना समाज के, और फिर इन्होंने लिखना स्टार्ट किया अपने कल्चर के बारे में, अपनी कल्चर आइडेंटिटी के बारे में। नंबर 3, ऑरल ट्रेडिशन, मौखिक परंपराएं। तो कुछ परंपराएं मौखिक होती हैं, कुछ रिटिन में होती हैं। Storytelling, proverbs, folklore, and myths play a significant role, reflecting the strong oral traditions of African and Caribbean societies. कहानी सुनाना, कहावतें बताना, लोकगीत गाना, मिथक या लोक कथाएं कहना, ये सभी इनके लिटरेचर का एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट था। और ये अपने ट्रेडिशन को कुछ ओरल भी बताया करते थे लोगों को, ओरल ट्रेडिशन के थ्रू अपने स्ट्रॉन्ग करते थे अपने रिफ्लेक्शन को। यही बात अफ्रीकन कैरेबियन सोसाइटीज़ की, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट थी और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्ले कर रही थी सोसाइटी के बीच में, आप इस तरह से समझिए। मतलब वो अपनी कहानियाँ बताना, अपनी कहावतें कहना, अपनी लोक कथाएँ कहना, अपने मिथ्स को प्ले करके दिखाना, तो ये एक सिग्निफिकेंट रोल अदा कर रहे थे इस तरह से, ताकि इनके कल्चर को बचाया जा सके। तो इन्होंने ओरल ट्रेडिशन के थ्रू भी काफ़ी वर्क किया है अफ्रीकन कैरेबियन सोसाइटीज़ को डेवलप करने में। नंबर 4, रेजिस्टेंस एंड लिबरेशन। इन्होंने क्या किया? नेक्स्ट आपका 4 नंबर का पॉइंट आपसे कह रहा है कि रेजिस्टेंस एंड लिबरेशन, मतलब एक तरफ इन्होंने फिर विरोध किया उन सारी चीज़ों का जो इनके ऊपर जो वाइट लोग थे वो पूरी तरीके से रूलिंग कर रहे थे। तो इन्होंने, और इनके लिटरेचर को किसी तरह की कोई महत्वता मिलती ही नहीं थी, ये मान के चलिए। तो इन्होंने क्या किया कि फिर उसका विरोध किया और अपने को मुक्ति दिलाने का भी पूरी तरीके से सोच लिया कि अब हमें लिबरेशन होना है, यानी अब हमें जो है अपने को इन लोगों से मुक्त करना है और हम अपनी पहचान अलग बनाएंगे। Many works highlight resistance against oppression, injustice, and inequality and advocate for social and political changes। मतलब बहुत से ऐसे लिटरेचर के काम किए इन्होंने जिसमें कि अन्याय हो रहा था, इनको जो है बहुत ज़्यादा इनजस्ट ऑपरेशन यानी कि इनका दमन किया जा रहा था, बहुत ज़्यादा इनका शोषण किया जा रहा था। ऑपरेशन का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों के प्रति मतलब दबा देना, कोई भी आवाज़ उठती थी तो उसको ऑप्रेस कर दिया जाता था। इनजस्टिस, अन्याय, इनइक्वलिटी, असमानता का ये सामना करते थे और इनके खिलाफ फिर इन्होंने आवाज़ें उठाई, सामाजिक और राजनीतिक बदलाव की भी मांग की। तो इन्होंने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि सिर्फ इसलिए कि कलर का अगर देखें तो मतलब कलर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था। तो वाइट लोग इनको रूलिंग करते थे और इनको स्लेव्स की तरह उनके अंडर में काम करना पड़ता था। कहीं से भी कोई अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल मिलती ही नहीं थी, इनइक्वलिटी बहुत चरम सीमा पे थी, आप ऐसे समझिए एकदम पीक पॉइंट पर थी, इनजस्टिस होता था इनके साथ में। तो इन्होंने क्या किया, उस चीज़ का विरोध किया और अपने को मुक्ति दिलाने की कोशिश की। तो यही चीज़ हम इनके लिटरेचर में हमें जो भी स्टोरी देखने को मिलती है वो बहुत ज़्यादा इसके करीब है। नंबर 5, डायस्पोरा एंड माइग्रेशन। डायस्पोरा एंड माइग्रेशन मतलब प्रवासी लोग, माइग्रेशन का मतलब है जो लोग एक जगह से दूसरी जगह छोड़ के चले जाएं। भाई एक जगह ज़्यादा जुल्म हो रहा है, नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, तो वो क्या करते थे, पूरी फैमिली फिर वहाँ से माइग्रेट कर जाती थी। और डायस्पोरा का मतलब है कि पहले से ही उनके जो पूर्वज थे वो जा चुके थे उस शहर को छोड़कर, तो वो प्रवासी लोग थे या किसी शिविर में रह रहे हैं, मान लीजिए किसी टेंट वगैरह में रह रहे हैं, या इस तरीके से या किसी कंट्री के बॉर्डर पे रहने के लिए मजबूर हो गए हैं, उस तरह के लोगों को डायस्पोरा में माना जाता है।
तो कैरेबियन लिटरेचर ऑफन डील्स विद थीम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्साइल एंड द एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग बिटवीन कल्चर ड्यू टू माइग्रेशन। आगे जो चीज़ें थी वो इतनी आसान नहीं थी, तो यही इन्होंने कहा कि कैरेबियन साहित्य में जो इनका एक तरह से देखा जाए जो डिस्प्लेसमेंट था और जो ये माइग्रेट हो रहे थे, उससे क्या हुआ कि विभिन्न संस्कृतियों के बीच जीना का इनको अनुभव मिला और फिर उन्होंने इसी तरह से अपनी जो लिटरेचर था उसके अंदर भी इसको इम्प्रिंट किया, मतलब इसकी छाप छोड़ी। तो कैरेबियन लिटरेचर काफ़ी संस्कृतियों, अपनी संस्कृति को तो ज़िंदा रखा ही इन्होंने, लेकिन इनको जो जिन लोगों के बीच में ये लोग रहे उस कल्चर को भी इन्होंने अपने लिटरेचर में दिखाने की कोशिश की है, जब ये माइग्रेशन के कारण ये अलग अलग कल्चर के लोगों के बीच में रहे। नंबर 6, कम्युनिटी एंड एंसेस्ट्री, मतलब एक ऐसी समुदाय बनाना। कम्युनिटी तो आप जानती हैं, जो एक ही जैसे लोगों का समुदाय हो। एंसेस्ट्री का मतलब होता है अपने जो पूर्वज थे उनके प्रति भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा सम्मान देखने को मिला। तो अपने समुदाय, अपने जो पूर्वज हैं उनके प्रति सम्मान की वजह से भी इन्होंने लिटरेचर को अपने बहुत ज़्यादा डेवलप किया। देयर इज़ ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड रेवरेंस फॉर ancestors, linking the present to the past and shaping identity। सामूहिकता और पूर्वजों के प्रति सम्मान की भावना इस साहित्य में गहराई से जुड़ी है, जो कि हमें वर्तमान से अतीत के लिए एक पहचान देती है। तो इन्होंने अपने लिटरेचर को इस तरह का बनाया है। इसके मुख्य अगर देखें तो मतलब एक मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ अफ्रीकन कैरेबियन लिटरेचर। अगर टीनेट्स ना आकर के ये आ जाए तो भी आप इसी आंसर को लिखेंगे। तो इन्होंने कहा कि हमारी जो कम्युनिटी है और जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, यानी जो हमारे पूर्वज हैं, इन्होंने उनको लेकर के भी जो लिटरेचर लिखा, तो प्रेजेंट टाइम को पास्ट से जोड़ने की और अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश की। तो ये स्ट्रगल इसी चीज़ को लेकर के लिटरेचर में इनके दिखाई देता है। कंक्लूजन की बात कर लें, these tenets make African Caribbean literature powerful medium for exploring themes of identity, heritage and the enduring spirits of the people। मतलब ये सिद्धांत वो सिद्धांत थे जो अफ्रीकन कैरेबियन लिटरेचर को पावरफुल मीडियम प्रदान करते हैं या मीडियम देते हैं। किसके लिए? एक्सप्लोरिंग थीम इनकी जो रही हमेशा लिटरेचर में, वो खुद की पहचान को लेकर, आइडेंटिटी, हेरिटेज मतलब विरासत, और इन्होंने जो अपने लोग थे इनके लोगों की जो मतलब स्पिरिट का मतलब होता है विशेषताएं, जो इनके अपने लोगों के अफ्रीकन कैरेबियन लिटरेचर के अफ्रीकन कैरेबियन लोगों की जो अपनी विशेषताएं थी, जो उनकी ज़िंदगी जीने का मतलब एक लाइफ स्टाइल था, ऐसे समझिए। लाइफ स्टाइल की जो इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको पूरी तरीके से इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। तो ज़्यादातर अफ्रीकन कैरेबियन लिटरेचर इसी के ऊपर बेस्ड होता है। अगर मेजर प्रिंसिपल्स पूछ लिए जाते हैं तो भी आप इसी क्वेश्चन को करेंगे अफ्रीकन कैरेबियन लिटरेचर के। अगर टिनेट्स करके पूछा जाता है तो भी आप इसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। और अगर ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अफ्रीकन एंड कैरेबियन लिटरेचर, मीन्स आप प्रिंसिपल्स, टिनेट्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब आप इसी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। अंडरस्टूड? तीनों का सेम आंसर आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शॉर्ट में है, आप इसके नोट्स बना लीजिए, बहुत आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है ये फॉर एग्जामिनेशन। अंडरस्टूड? मैं समझती हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए जो कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ताकि वो लोग भी इससे अपनी प्रिपरेशन को कर सकें। अंडरस्टूड? नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक अच्छे नए क्वेश्चन के साथ, कुछ ऐसे ही यूनिक क्वेश्चन के साथ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, स्टे बी क्यूरियस।